सभी को नमस्कार, सबका स्वागत है। आज तीसरा दिन है और हम लोग आज ईएसडीपी के 100 से ज्यादा कार्यक्रमों का फिर से उद्घाटन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि जिनके निर्देशन में हम लगातार इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं, आदरणीय श्री वीपी ठाकुर साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ डीसीएच में। साथ ही ईडी हैं कोहेंट्स के भी, एनसीएचएसडी के जिसको नाम से अब हम जानते हैं, जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। आपको नमस्कार। हमारे साथ श्री रोनी बैनर्जी जी जुड़ चुके हैं। रोनी जी, आपका स्वागत है। आप लगातार देश में जो स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरीके से सहयोग किया जाए, कैसे वो आगे बढ़े, उसको गाइड करने का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका बहुत डाइवर्सिफाई काम रहा है शुरू से। डिजाइन के फील्ड में चाहे आप देख लीजिए, चाहे क्लस्टर के फील्ड में देख लीजिए, चाहे आप स्किल के फील्ड में देख लीजिए, तो लगातार आपका लोगों को सपोर्ट रहता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स को आपने सपोर्ट किया है। आपका भी स्वागत है रोनी जी इस कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहता हूँ आदरणीय तरुण बेदी सर का। आप सभी तरुण बेदी सर से परिचित हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में देश में एक जाना माना नाम है तरुण सर। तरुण सर का पिछले दोनों दिनों में हमें सहयोग प्राप्त हुआ और इस पूरे मॉड्यूल को डिजाइन करने में सर का लगातार सहयोग हमारे साथ रहा है। और आपके निर्देशन में हम करें सर, हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आप भी अगर अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो लोग आपको देख पाएंगे। और आपका भी स्वागत है सर आज के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि सर, अभी तक हमारे 450 के लगभग कार्यक्रम पिछले 2 दिनों में इनॉग्रेट हो चुके हैं। आज भी 100+ प्रोग्राम हम लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से 550 प्रोग्राम जो है वो ऑनगोइंग है एक साथ देश में। दिसंबर तक हम 1653 प्रोग्राम जो है पूरे देश में कंप्लीट करेंगे। और इसमें करीब हम लोग 68,000 लोगों को अलग अलग विधाओं में, अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग देंगे। फोकस है सर हमारा एमडीपी में, इस बार हमने फोकस रखा है कि ई कॉमर्स लिंकेजेस विथ जो ऑनलाइन पोर्टल है, और स्पेशल फोकस है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के साथ में। इसी के साथ ईएपी, चूंकि सभी को पता है, जनरल अवेयरनेस कार्यक्रम है उद्यमिता का, तो उस पर तरुण सर आज बताएंगे भी कि उद्यमी होना क्यों जरूरी है, किस तरह के चैलेंजेस हैं आज की डेट में हमारे पास में। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। इस बार सर हम लोगों ने ईएसडीपी के 6 वीक में फोकस रखा है कि जहां पर जो क्राफ्ट अवेलेबल है उसकी हफ्ते में 5 दिन हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, फील्ड ट्रेनिंग, और एक दिन क्लासरूम सेशन होगा। क्लासरूम सेशन में हम लोग उस क्राफ्ट और उस क्राफ्ट के साथ किस तरीके से मार्केट को कनेक्ट कर सकते हैं उसको लेकर हमने शेड्यूल किया है। और हर दिन के हमने 4 टेक्निकल सेशन को शेड्यूल किया है। तो इस तरीके से हम लोग करीब 24 टेक्निकल सेशन जो है वो 6 हफ्तों में कंप्लीट करेंगे, और फील्ड में उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपकी अनुमति चाहता हूं सर, इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले आपकी गुड विशेस, और फिर उसके बाद हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आदरणीय ईडी सर। थैंक यू फजल भाई। ये इनॉग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कम डेवलपमेंट प्रोग्राम है स्किल का। तो दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द ऑफिस ऑफ डीसी हैंडीक्राफ्ट्स, डीसी सॉरी आई बेग योर पार्डन, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑफिस ऑफ डीसी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एंड दी स्पॉन्सरिंग एजेंसी और ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीएचएसडी। और इसके संचालन, ये इसको जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, टेक्निकल एडवाइजर मोहम्मद फजल है, इसका पीएमयू इज रनिंग वेरी वेल, और रिजल्ट अपने सामने है। और उसके बाद में इसका मेरे को जैसा भी बताया गया, आई थिंक आई एम सीइंग 99 पीपल हैव जॉइंड सो फार, एंड 100 लोकेशंस एज फजल जी हैज एक्सप्रेस्ड। कल भी हमारी बात हो रही थी, और इसमें मेरे ख्याल से द विजन इज टू अपग्रेड द स्किल ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। बाद में स्पेसिफिक स्किल इन हैंड्स, ऑफ कोर्स वी आई आल्सो लाइक टू जॉइन अ फ्यू सेशंस प्रोस्पेक्ट एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद में लोकेशंस पैन इंडिया पे दिख रहे हैं यहाँ पे। इट कवर्स बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड सो ऑन, वेरियस अदर्स। मेरा भी आई वुड आल्सो बी, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज, एंड वी हैव गॉट गुड एमिनेंट एक्सपर्ट्स। और रोनी साहब का भी स्वागत है सभी लोग का। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट था फजल जी समो कि हमारा जो अभी मिनिस्ट्री में चल रहा है, हर मिनिस्ट्री में हम इसकी सक्सेस स्टोरीज भी रिकॉर्ड करें कि भाई जो जो लोग हैं इसमें, एंड व्हाट आर द लर्निंग्स, एंड वी कैन टेक द फीडबैक आल्सो कि व्हाट दे हैव अंडरस्टूड। तो एक टू वे प्रोसेस भी रहेगा, इंटरेक्टिव भी। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस, दैट वी आर स्टिल कीपिंग ऑल द क्लस्टर्स अलाइव, एंड सम और द अदर एक्टिविटी इज अलाइव। मैं फिर एक बार सबका स्वागत करता हूँ।
and we wish all the success for your program successfully organized हो जाए सारे. With this word, I would like to thank for giving me a patient hearing. Thank you everyone. Namaskar. My best wishes. थैंक यू सर. हम आपको सर एक बार और अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आमंत्रित करेंगे. उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा सर कि हर प्रोग्राम के बाद फीडबैक है. फीडबैक पर्टिकुलर सेशंस का भी हम ले रहे हैं और ओवरऑल ट्रेनिंग का भी ले रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय ने इस पूरे पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया है कि जब तक हम फीडबैक सबमिट नहीं करते हैं तब तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है. वो हम ले रहे हैं. दूसरा सर, हम लोगों ने पिछली बार भी मुझे लगता है कि 50+ सक्सेस स्टोरीज हमारे पास पिछली बार भी थी, जबकि हमने 122 प्रोग्राम ही किए थे. और इस बार निश्चित तौर पर वो ज्यादा होंगी, क्योंकि हम लोगों ने फॉलो अप ट्रेनिंग भी की थी इसकी. तो हम उसी के साथ जा रहे हैं. इस बार जो ये पूरा कार्यक्रम होगा, कितने लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं, उसको हम लोगों ने अपना एक सक्सेस पैरामीटर माना है कि इस पूरे प्रोग्राम के बाद कितने लोगों को हम ऑन बोर्ड करा पा रहे हैं, कितने उद्यमी बन रहे हैं. पिछले बार भी सर मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई में एक दिन में सबसे ज्यादा उद्यमी रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड बना था, उसमें हमारे सबसे ज्यादा थे. 2000+ उद्यमी रजिस्ट्रेशन हमारे हुए थे एक दिन में. तो उस तरह से चीजों को हम लेकर के चल रहे हैं सर. और हम टाइम पे आपके साथ जैसे ही प्रोग्राम कंक्लूड होते हैं, हम सारी चीजें पहले आपके साथ भी शेयर करेंगे, फिर मंत्रालय के साथ भी शेयर करेंगे. मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय तरुण सर को कि आज चूंकि पूरे देश में एक प्रोस्पेक्टिव है कि जॉब या उद्यमी बनना, तो हम हमेशा से इस पे विश्वास करते हैं कि हमें रोजगार को देने वाला बनना चाहिए. तो उस लाइन में सर कि ये ट्रेनिंग्स किस तरीके से दिशा देती हैं और उद्यमिता होती क्या है, उस पर अगर आप संक्षेप में अपनी बात रख सकें. सर, आप आमंत्रित हैं. इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है. और इसके साथ ही पूरे देश के अनेक हिस्सों से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ. साथ ही साथ 100+ लोकेशंस पर जो एजेंसीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ. अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि आप लोग एक बहुत नेक कार्य में संलग्न हैं और ये आज देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे युवाओं को एक दिशा दी जाए जिससे वो उद्यमिता की ओर अग्रसर हो सके. इसलिए इस नेक कार्य के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ. अब 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है और हम लोग इस कार्यक्रम क्यों आयोजित कर रहे हैं और भारत सरकार इस तरह के कार्यक्रमों पर फोकस क्यों है. मैंने आपको इससे पहले के सेशंस में भी जैसे बताया कि हमारे देश की विशाल जनसंख्या है और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड. ये हमारे पास युवाओं की जो तादाद है वो बहुत बड़ी संख्या है. उसका उपयोग बहुत बेहतरीन तरीके से भी किया जा सकता है जिससे देश को एक बहुत ही आगे की दिशा में ले जाया जा सकता है. और वो दिशा ये हो सकती है कि लोगों को उन्मुख किया जाए कि वो कुछ बेहतर करें अपने जीवन में, कुछ ऐसा करें कि जिससे दूसरों को भी मार्गदर्शन मिले, दिशा मिले और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरे देश को फायदा हो. इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले से ही ये उद्यमिता का जो कल्चर है, उद्यमिता की जो संस्कृति है, इसको विकास करने की दिशा में भारत सरकार अग्रसर हुई और अनेकों तरह के कार्यक्रम, अनेकों तरह की गतिविधियां, अनेकों तरह के इंस्टीट्यूट्स आप देखेंगे कि पिछले 4 दशकों में भारत सरकार द्वारा खोले गए और पिछले करीब 3 दशक में प्रयास किया गया कि इस क्षेत्र में रिसोर्स पर्सन जो हैं उनको डेवलप किया जा सके, जिससे कि आने वाले समय में पूरे देश में इस तरह की गतिविधियों का संचालन किया जा सके, जिससे लोग स्वरोजगार की तरफ आकर्षित. और अब वो समय आ गया है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज उस तरह के हो गए हैं कि अब इस कल्चर को हम लोग दूर दूर तक ले जा सकते हैं. तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जैसे मैंने बताया कि अगर हम उद्यमिता की बात करें तो उसकी सीक्वेंसिंग इस तरह से होती है कि सबसे पहले आवश्यकता होती है कि उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए. कि अभी तक तो बहुत सारे युवाओं के मन में एक चीज रहती है कि हमको अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है और उसके बाद में कहीं पर रोजगार के लिए जाना है. तो ये ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल नहीं है. हमारे स्कूल कॉलेज के एजुकेशन में भी इस तरह की एजुकेशन का प्रावधान नहीं है बहुत ज्यादा कि जहाँ पर इस ऑप्शन के बारे में बहुत विस्तार से बात की जाए. तो ये सबसे पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए पूरे देश में, खासकर युवाओं में.
कि ये भी एक लाइवलीहुड का, एक जीविकोपार्जन का एक ऑप्शन है। तो इसलिए ये अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस ESDP में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो तादाद है वो EAPs की है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME जितने भी कार्यक्रम संचालित कर रही है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो तादाद है वो EAPs की है। और उसकी वजह ये है कि EAPs के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को, ज्यादा से ज्यादा टारगेट ग्रुप को, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ा जाए और उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उसमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में उनको बताया जाए, इकोसिस्टम के बारे में बताया जाए, क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में बताया जाए। सेकेंड स्टेज जो इसकी है वो जो जो कार्यक्रम आज हम आयोजित कर रहे हैं जिसको हमने ESDP की बात की, ये ESDP भी दूसरे चरण में है। इससे पहले EDPs ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिनको कहते थे। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें मतलब कैसे विकास किया जाए एंटरप्रेन्योर्स का। लेकिन कुछ समय बाद ये महसूस किया गया कि केवल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित करने से उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। खासकर अगर उसको स्किल्स के साथ कंबाइन नहीं किया जाए तो फिर वो रिजल्ट्स उस तरह के नहीं आते, क्योंकि उसमें हम लोग जनरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर स्किल्ड पर्सन को इसके साथ में जोड़ा जाए तो हमने देखा कि बहुत बेहतर रिजल्ट है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब मुझे 1.5 साल के लिए ITI के साथ काम करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि स्किल्ड पर्सन को अगर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ा गया तो नतीजे बहुत बेहतर मिले, पहली चीज। दूसरी चीज, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए भी ये अच्छे बोरोवर साबित हुए, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस था कि एटलीस्ट इनके पास में एक स्किल्स है। अगर इनके पास में अगर एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ वैल्यूज के बारे में अगर इनको और जानकारी हो जाए तो एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। तो उसी कड़ी में मंत्रालय द्वारा ये एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें जो इस कार्यक्रम की जो डिलीवरीज किस तरह से होनी चाहिए, उसमें जो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो ऑलरेडी स्किल्स हमारे आर्टिजन्स के पास है उसको मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स के रूप में अपग्रेड किया जाए। स्किल्स तो देखिए हमारे देश में जो आर्टिजन्स हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उनकी स्किल्स को थोड़ा शार्पन करने की जरूरत है, थोड़ा उसको मार्केट के ओरिएंटेशन के हिसाब से उसको करने की जरूरत है। तो इस प्रोग्राम में जो उद्देश्य है या इस प्रोग्राम की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जो भी स्किल्ड आर्टिजन्स हैं उनकी स्किल्स को बेहतर किया जाए, अपग्रेड किया जाए। और साथ ही साथ उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंपोनेंट ऐड किया गया कि उनको अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए कैसे एक उद्यमी बनने की ओर अग्रसर किया जाए। तो जब उद्यमी बनने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जो खास बातें हैं इसमें, एक तो ये है कि उनको एक इंफॉर्मेशन इनपुट दिए जाएं कि किस तरह से हमारे देश का सिस्टम काम करता है, किस किस तरह की योजनाएं हमारे देश में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरह की मार्केट की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या कंप्लाइंसेस, किस तरह के कंप्लाइंसेस की जरूरत है मार्केट में, अलग अलग तरह से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उससे अलग के किस तरह की मार्केटिंग की जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो पर्सनैलिटी रिलेटेड या सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड ट्रेड है। तो ये कॉम्बिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है जहाँ पर स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकलकेट करने की जरूरत है। तो ये जब दोनों कंपोनेंट एक साथ आते हैं तो इसके नतीजे पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन देखने को मिले। और इस कार्यक्रमों से भी हम ये उम्मीद करते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कि अगर वो इन दोनों अपनी दोनों स्किल्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं तो इसके नतीजे एक बहुत बेहतरीन एंटरप्रेन्योर के रूप में आ सकते हैं। तो ये इस कार्यक्रम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है और ये इस कार्यक्रम की एक समझ है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं, खासकर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो इसको समझें कि इसमें क्या क्या आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज ये है कि आप जब मैं इकोसिस्टम की बात करता हूँ तो उसमें हमको अपना जो लोकल इकोसिस्टम है उसको इन्वॉल्व करना है। लोकल बैंकर्स आपके हो सकते हैं, लोकल लाइन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लोकल एजेंसीज हो सकती हैं जो कि इस पूरे हमारे जो एफर्ट्स हैं उसको सपोर्ट करती हैं। तो अगर हम इन 6 हफ्तों में ये प्रयास करें कि जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लोकल अवेलेबल एक्सपर्ट्स हैं, लोकल अवेलेबल लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स हैं, उनको हम जरूर अपने कार्यक्रमों में इन्वाइट करें और उनको शुरू से ही इस कार्यक्रम में जोड़ें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, बैंक्स हैं, उनको भी इसमें जोड़ें
तो ये एक 6 हफ्ते की प्रोसेस केवल ट्रेनिंग की प्रोसेस नहीं रहेगी, बल्कि एक डेवलपमेंट की प्रोसेस जब हम बात करते हैं तो एक डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी। और आप देखेंगे कि कार्यक्रम समाप्त होते होते बहुत सारी स्कीमों के कन्वर्जेंस आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स को, ऐसे ही लोगों को क्रेडिट देने में इंटरेस्टेड रहते हैं जिनके पीछे कुछ बैकअप सपोर्ट होता है। आप में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि बहुत आसानी से हमारे यहाँ पर क्रेडिट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये लगता है कि इनके पीछे कोई बैकअप सपोर्ट है, कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, कोई एजेंसीज हैं जो इनको सपोर्ट कर रही है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए ये मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से कि आप जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों को जरूर इस कार्यक्रम में आप जोड़ें और उनको शुरू से ही आप जोड़ने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी स्कीमों के कन्वर्जेंस आपके पास में आने लगेंगे और आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो आने वाले समय में जो जिनको हम टीथिंग ट्रबल्स कहते हैं कि जो शुरुआत में होती है, उसको भी सॉल्व करने में, एड्रेस करने में ये सारा का सारा नेटवर्क जो है वो बहुत मददगार साबित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी पे और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चूंकि सर आप इस पूरे प्रोसेस में बहुत शुरू से इन्वॉल्व हैं और निश्चित तौर पर जो हमने टीओटीज की थी, जो ट्रेनर फिजिकली वहां पर कर रहे हैं, आज की डेट में हमारे 700 प्लस ट्रेनर जो हैं वो मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए हुए हैं। तो हमारे रिसोर्स पूल में वो 700 प्लस ट्रेनर हैं जो इन ट्रेनिंग को फिजिकली ग्राउंड पे कर रहे हैं और लगातार ट्रेनर्स को हम अपडेट कर रहे हैं। जल्दी ही हम एक दूसरी टीओटी भी उसके लिए प्लान करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके वक्तव्य से लोगों तक ये मैसेज पहुंचा होगा कि किस तरीके से उद्यमी बनने के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब एक और अपग्रेड है कि जब आप उद्यमी बन जाते हैं तो देश में आपने स्टार्टअप का नाम बहुत सुना होगा। किस तरीके से ये स्टार्टअप शुरू होते हैं, उसके क्या बेनिफिट है और कैसे आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हैं, इन्हीं सब शब्दों में, इन्हीं सब जानकारियों के साथ में रोनी बैनर्जी जी हमारे साथ हैं जो देश में एमएसएमई के सपोर्ट के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने वक्तव्य में इन चीजों को जरूर शामिल करें। आप प्लीज रोनी जी, आप आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए। धन्यवाद धन्यवाद फजल भाई, ठाकुर साहब, बेदी साहब, और अभी करीब 111 लोग जुड़े हुए हैं इस मंच पे। तो सारे मंचासीन लोगों को मेरा प्रणाम। और आपने मुझे यहाँ बुलाया आज इस मौके के लिए, फजल भाई थैंक यू सो मच। मुद्दे पर आते हुए आपने स्टार्टअप का वक्तव्य रखा, लेकिन मैं उससे थोड़ा पीछे से शुरुआत करूंगा। मैं कहानियां बोलता हूँ। मैं पिछले 20-25 सालों से मैं कहानियां सुनाता आ रहा हूँ, चाहे मैं डिजाइन में रहा जब मैं निफ्ट में प्रोफेसर था, या मेरा पूरा जो टेन्योर आईएलएफएस अर्न्स्ट एंड यंग के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ, इवन ठाकुर साहब आपके विभाग के साथ सन 98 से लेके 2000 तक। तो मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। ये जो आज हम बात कर रहे हैं जिस प्रोग्राम के बारे में, ईएसडीपी, उद्यमिता कौशल उन्नयन कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, है ना। इसमें जो ये दो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उद्यमिता और कौशल, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल, ये सदियों से यहाँ हम, अगर मेरी अपनी समझ है कि सिविलाइजेशन के प्रारंभ से उद्यमिता और कौशल मानव के साथ हमेशा से रहा है। उसने दौड़ना सीखा, वो एक उद्यम था। चलने से दौड़ना सीखा, वो एक उद्यम था, एंटरप्राइज था। उसने दौड़ते दौड़ते चक्का बना लिया और तेज बना, वो एक कौशल था। और उसी चक्के से आज फोर्ड, मर्सिडीज सब गाड़ियां चला रहे हैं, ये भी उद्यम का एक और स्तर है। तो डायरेक्टली हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीजों में आने से पहले, मेरे वक्तव्य को लाने से पहले, मैं एक कल की कहानी सुनाता हूँ। कल मैं सुलभ इंटरनेशनल के कुछ साथियों के साथ बैठा था और वहां बैठे बैठे मैंने ये अनुभव किया कि जब स्टार्टअप शब्द से पूरी दुनिया वाकिफ नहीं थी, बहुत पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है, डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक ने
एक ऐसा स्टार्टअप किया जिसे आज तक स्टार्टअप नाम का जरूरत नहीं पड़ा, वो था सुलभ। वो एक उद्यम था, वो एक कौशल पर आधारित है, और आज भी वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग इंटरनेशनल स्टार्टअप है, शायद अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा। सैनिटेशन में ऐसा स्टार्टअप या ऐसा एंटरप्राइज पूरे दुनिया में नहीं है, एकमेव द्वितीयम है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी उद्यम कोई भी करे, चाहे वो एक लकड़ी का मिस्त्री हो, चाहे वो एक बुनकर हो, चाहे वो एक मूंगफली बेचने वाला हो, हर कोई उद्यम करता है और कोई ना कोई कौशल की आवश्यकता तो होती ही है उसमें। अगर वो कौशल ना होता तो ना मैं यहाँ सामने बैठकर टीम्स पे बात कर पाता, अगर मेरे पास वो कौशल नहीं होता, ना ही आज ये 111 115 लोग टीम्स के जरिए एक मंच पे आ पाते हैं। तो टीम्स भी अपने आप में एक उद्यम है, एंटरप्राइज है ना। तो कौशल की आवश्यकता तो सदियों से रही है, रहेगी। उसका स्तर बदला है, वो बेहतर होते चले गए हैं, और उसी के कारण उद्यम का विकास हर क्षेत्र में होता गया है या होगा। ये जो उद्यम शब्द है, एक्चुअली हम करते क्यों है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम करते क्यों है? कोई भी, चाहे वो एक किताब लिखने का उद्यम करे, या वो एक नाव बनाने का उद्यम करे, या वो बाल की नाई की दुकान खोलने का उद्यम करे, जो प्राइमरी लक्ष्य है वो दो होता है। पहला होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, और उससे थोड़े नीचे का जो लेवल होता है, जो एकदम बेसिक लेवल होता है, उसको कहते हैं हम लोग लाइवलीहुड, आजीविका। तो आजीविका और रोजगार हर उद्यम में है, रहेगा, और कौशल तो है ही। तो कंसोलिडेटेड रूप से अगर इस कार्यक्रम को देखा जाए, जिसका आप आज मतलब इनॉग्रेट कर रहे हैं या अनफर्ल कर रहे हैं इसको, इन सारे चीजों को लेकर के ही बढ़ेगा। सिर्फ विशालता इसकी यही है कि बड़ी सूक्ष्म रूप से अलग अलग तरह के, जैसे आप इसको शायद पूरा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के संदर्भ में ही इस्तेमाल करेंगे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अब हर तरीके का कौशल जो हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, आई थिंक किसी का अच्छा डिवाइस ऑन होता, प्लीज अच्छा कंटिन्यू। अच्छा, ठीक। हाँ, तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में हमारे देश में अलग अलग स्तर पे अलग अलग कौशल, अलग अलग उद्यम को बेहतर करने के लिए कौशल, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए कौशल जो है, इसी की बात ईएसडीपी में ज्यादातर कही जाएगी। और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ, सारांश में इसलिए कह पा रहा हूँ कि मेरा जो अस्टवाइल एंगेजमेंट था अंटिल लास्ट मंथ, पिछले महीने तक मैं अर्न्स्ट एंड यंग में एमएसएमई मंत्रालय का ही सलाहकार था, एडवाइजर था, जहां हमने क्लोजली कई एक सारे स्कीम्स को देखा, बनाया। फजल भाई और ठाकुर साहब जानते हैं कि स्फूर्ति स्कीम को हम लोगों ने किस तरीके से समन्वयन किया था वहां पे। बाद में वहां उसी मंत्रालय के अंतर्गत चैंपियन स्कीम है, उसी मंत्रालय के अंदर में अभी पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। तो कहीं ना कहीं से इन सभी का समावेश ईएसडीपी में उसका प्रभाव रहेगा। तो कहना यही है कि जिसको आज हम स्टार्टअप कहते हैं, एक्चुअली उसका अगर डेफिनेशन अभी के संदर्भ में देखा जाए तो वो एक उद्यमिता है जिसमें एक छोटा सा कोई भी इनोवेशन हो, कुछ नयापन हो, नवाचार हो। तो अब इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है। जब हमारे यहाँ, हमारे देश में 2016 से स्टार्टअप का एक परिवेश तैयार हुआ है, तो इसको फॉर्मलाइज किया गया है। लोग उसमें सरकारी गैर सरकारी तंत्रों के अंतर्गत खुद को रजिस्टर कराते हैं, अपने आप को स्टार्टअप घोषित करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर कोई, हर उद्यम एक स्टार्टअप है, आइदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने किसी इनोवेशन के साथ पारंपरिक रूप के सारे रास्तों को तोड़ते हुए या उससे थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हुए अपना उद्यम डाला, वो सारे स्टार्टअप के परिभाषा में आते हैं। अब फजल भाई आप कुछ कह रहे थे कि स्पेसिफिकली कुछ जानकारियां अगर चाहिए तो मैं वो बोल सकता हूँ, या जेनेरिक भी कंटिन्यू कर सकता हूँ?
बस स्टार्टअप को लेकर के ही कि ये जो नए उद्यमी शुरू होते हैं तो ये अपने स्टार्टअप को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, हम उसको लेकर आज बात करेंगे। देखिए, हमारे सरकारी और गैर सरकारी तंत्र में, पूरे सेटअप में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज जिसको स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो, उसके लिए किसी ना किसी तरह के पंजीकरण का व्यवस्था है। चाहे वो राज्य स्तर पे हो, हर राज्य में स्टार्टअप कमीशन है, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, स्टार्टअप इंडिया हो, वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एक फॉर्मल फॉर्मेट में ला करके, है ना। दूसरा चीज ये है कि इसी इकोसिस्टम के अंतर्गत स्टार्टअप को नर्चर करने के लिए या उसको बड़ा करने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए अगेन सरकारी और गैर सरकारी तंत्र दोनों में, प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन का फोरम है, इंक्यूबेशन का फोरम है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे मैं आईआईटी कानपुर से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, उस तरीके के जितने भी संस्थान है, इवन ईडीआई यहाँ पे है, ये लोग इनोवेशन इंक्यूबेशन में मदद करते हैं किसी ना किसी तरीके से, जो उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं। स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर फोरम में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग, उनके जो सीएसआर विंग्स हैं आजकल, वो लोग स्पेसिफिकली इनोवेशन इंक्यूबेशन का सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उसका लैब्स क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, है ना। इवन हम, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ईडीआई भी एक टीबीआई है। तो उनके अंतर्गत हर एक सूक्ष्म मामले में कोई भी स्टार्टअप या कोई भी उद्यमी जो स्टार्टअप के फॉर्मेट में आ रहा है, वो वहां पहुंच करके वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मदद ले सकता है। जहां तक हैंड होल्डिंग की बात हो, अगर किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है, किसी को टेक्नोलॉजी के लिए इंक्यूबेट होने की जरूरत है, जैसे मैं एक एग्जांपल अभी अभी दूंगा फजल भाई, जैसे कुछ काश्तकार जो है लकड़ी के जो ये रहे हैं, मतलब कारपेंटर्स जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं, वुड वर्कर्स रहे हैं। मैं ऐसे पूरे एक समूह को जानता हूँ चित्रकूट के आसपास। तो उन्होंने आज से करीब 10-12 साल पहले एक इनोवेशन किया था कि वो लोग नाव बनाने लगे, क्योंकि वो रामघाट पे वो आरती होती है, आरती दर्शन के लिए बनारस के जैसा ही वो नाव पे थे, खूबसूरत सा नाव बनाया। अब उसका लेवल ये गया है धीरे धीरे इनोवेशन होते हुए, और बिना ये जाने हुए कि वो एक स्टार्टअप था, उन्होंने अपने तरीके का एक नाव बनाया, ये बिना जाने हुए कि एक स्टार्टअप था। वो बढ़ता गया, उसकी जरूरतें बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते अभी पिछले महीने की बात है कि पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के अंतर्गत जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शोकेस किए गए वर्धा में, माननीय प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से उस नाव को देखा, बोला कि अरे वाह, ये नाव तो बहुत ही सुंदर है, इसमें जो इनोवेशंस हैं ये दूसरे नाव से इसको अलग करता है। हो सकता है कि कल को वो नाव बनाने वाले पूरे समूह जो एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन जाए और वो आगे चला जाए, है ना। तो इसी तरीके से स्तर बदलते जाएंगे, इनोवेट होते जाएंगे चीजें, टेक्नोलॉजी आता जाएगा, उसमें मटेरियल्स बदलते जाएंगे, सब जगह में एक इनोवेशन की जरूरत है। और बेदी साहब ने बीच में एक बहुत सुंदर इन सभी के लिए, माफ कीजिएगा, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने कौशल को विकसित करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। अभी बेदी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो ये हार्ड स्किल्स है, जो स्टार्टअप ये इकोसिस्टम में अपने एंटरप्राइज को जीवित रख करके सस्टेनेबल बनाने के लिए, वो तो प्राइमरी स्किल्स जो है उसकी जरूरत तो है ही, लेकिन उसके अलावे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो आप कहीं पे 2 और 2 4 करके नहीं ला सकते, जिसको आपको अपने एक्यूमेन के अनुसार या अपने क्षमता के अनुसार, जिसमें आपको क्षमता वर्धन करने की जरूरत है, आज वो भी उपलब्ध है। जैसे अगर किसी को कोई बहुत अच्छे कलाकार का समूह है, वो बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं, उसकी बहुत तारीफ हो रही है, उसको शोकेस किया जा रहा है पूरे देश में विदेश में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि इसको हम एक्चुअली 100 रुपए में बना के 200 रुपए में कैसे बेचें, किसको बेचें, किस मात्रा में तैयार करें, 2 साल बाद मेरा डिजाइन क्या हो कि और जरूरत पड़े। तो ये जो पूरा मार्केट इंटेलिजेंस है, आज के डेट में ऐसी संस्थाएं भी हैं चारों तरफ, इवन हमको लगता है कि आप लोग भी करते होंगे कुछ हद तक, फजल भाई,
जहां आप वही पर्टिकुलर उसी एरिया पे आप देते हैं। फिर देन और जैसे कई एक सारे मानक आते हैं, जब हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाते हैं तो कई एक सारे मानक की जरूरत होती है, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं कि आईएसओ इतने के साथ अगर हम आते हैं तो हमारा बिकेगा, हैंडलूम मार्क बेचेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो इन सब की जानकारी इन सब में हैंड होल्ड करके इवन जो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन है, ये सारे चीज भी जो सॉफ्ट इंटरवेंशन या सॉफ्ट इंटेलिजेंस है, उसके लिए भी सारी संस्थाएं मूलभूत रूप से काम करती है। या अगर वो संस्था डायरेक्टली नहीं काम करती, वो ऐसे संस्थानों के साथ जुड़ी हुई है जो इन सब चीजों में हमारे उद्यमियों को, हमारे कलाकारों को, आर्टिजन्स को मदद कर सके। तो वो उपलब्ध है, बस जरूरत है एक कनेक्ट की। और एनसीएचएचडी से बेहतर कनेक्ट इसके लिए तो और कोई हो ही नहीं सकता पूरे देश में। ईडीआई है यहाँ बैठे हुए, डीसी हैंडीक्राफ्ट बैठे हुए हैं, ये एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत है। तो आप तो जो आर्टिजन्स भाई यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए 115 लोग, आप तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। इससे बेहतर तो कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही है फजल भाई, ऐसे ही चीजें होती रहेंगी, लोग बढ़ते मतलब मिलते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद रोनी भाई, और बहुत अच्छी बात आपने कही है। आज हमारे साथ 105 लोकेशन में करीब 5,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे और होंगे हर उनके जगह। साथ 25,000 और जी। उनके पीछे। यस यस, तो ये सारे लोग निश्चित तौर पर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। और आपका, मेरा, हम सब का अनुभव है, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि 12 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के अनुभवी व्यक्तियों तक लोगों ने कई कई तरह के नवाचार किए, इनोवेशंस किए, स्टार्टअप किए। और आज इतिहास बनता जा रहा है उनका। जो कहानी है हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वो सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं, वो लगातार सफल हो रहे हैं। तो इनोवेशन या नवाचार शुरू करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, विलिंगनेस चाहिए होती है, दृढ़ शक्ति चाहिए होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हमारे पास में है और हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान है, हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, तो हम इसको शुरू कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अगले 6 हफ्तों में आपको तरह तरह के सत्रों में, सेशंस में ये जानने का मौका मिलेगा। हमारे ट्रेनर्स बहुत सक्षम हैं, वो वहां पर आपके साथ फिजिकली क्लासेस लेंगे। और कहीं पर भी किसी भी तरह के, आज जो पूरी बातें रोनी जी ने कही हैं, तरुण जी ने कही हैं, ठाकुर सर कहेंगे या हमारे ट्रेनर कहते हैं, तो vocalforhandmade.com पे जा करके इसके रिकॉर्डेड सेशन को आप बार बार सुन सकते हैं। वहां ये इस मीटिंग के 1 घंटे बाद अपलोड कर दिया जाएगा, आज की इस पूरी मीटिंग का। तो वहां से आप इसको फिर से सुन सकते हैं अगर कोई बात रेफरेंस के लिए आपको चाहिए, या आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप हमको सीधे तौर पर मेल भी लिख सकते हैं और अपने ट्रेनर के थ्रू हम तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनॉग्रल सेशन में मैं अब अंत में फिर से ठाकुर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए कि सर, आज हम लोग 105 लोकेशन में लगभग 5,000 लोगों के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और पहले फेज का आज आखिरी दिन है। सेकंड हम लोग 7 से फिर शुरू करेंगे सर। तो हम फिर से 500 प्रोग्राम करेंगे और दिसंबर तक हम पूरे 1653 प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। सर प्लीज। थैंक यू फजल भाई। और मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गई है अभी डिस्कशन को देखते हुए कि रोनी साहब को जो लैंग्वेज है कारीगरों के साथ, आर्टिजन्स के साथ, क्लस्टर्स में जो डिस्कशन है, वो लैंग्वेज आता है। मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जिस तरह से उन्होंने बड़े शॉर्ट स्पैन में एक्सप्लेन किया। और बेदी साहब तो एक्सपर्ट ही है फ्रॉम द ईडीआई ऑर्गेनाइजेशन। सो मुझे भरोसा है कि इसका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा और जरूर हम इसमें कुछ ना कुछ विन विन सिचुएशन है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने पहले भी बोला कि सक्सेस स्टोरीज आए उभर कर, लोग अपनी बात डिस्कस करें और इंटरेक्टिव रहे। और एक्सपर्ट से हम उनसे सुझाव लेंगे कि हमको किस तरह से इसको बेहतर बनाना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस है। एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स और मीटिंग को शुरू करते हैं। और एज द टाइम प्रोसीड्स मैं भी ज्वाइन करना पसंद करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अंत में सबसे पहले अपने सभी रिसोर्स पर्सन का, रोनी बनर्जी जी का, तरुण बेदी सर का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। मैं गुलाटी साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वो जुड़ नहीं पाए क्योंकि डिप्टी सीएम का प्रोग्राम अचानक हो गया, लेकिन निश्चित तौर पर अगले सत्र में वो जुड़ेंगे। उन्होंने इसकी अनुमति हमें दी हुई है, तो अगले सत्र में हम उन्हें आपके साथ जरूर जोड़ेंगे। मैं अपने सभी ट्रेनर्स को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज से शुरू हो रहे कार्यक्रम में वो अपनी पूरी
अनुभव से, पूरी इच्छा शक्ति से, पूरे इंटरेस्ट के साथ अपने सेशंस को लें, सवाल जवाब बहुत सारे लें, फीडबैक पर जरूर काम करें और इस पूरे प्रोग्राम को एक सफल प्रोग्राम बनाएं और इसके आउटकम के रूप में ये जरूर आए कि हमारे नए एंटरप्रेन्योर कितने बन रहे हैं, कितने तरह के लोग अपने आप को उद्यमी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह चूंकि इनॉग्रल सेशन था, 1 घंटे का ये सत्र होता है मैक्सिमम। हम इस सत्र को यहाँ पर समापन की ओर ले जाएंगे ताकि फिजिकल ट्रेनिंग वहां पर शुरू हो पाए। आज दिन के 4 टेक्निकल सेशन होंगे, उन सेशंस का पूरा मॉड्यूल हमने आपके साथ साझा किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है जो संस्थाएं, जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज, जो ग्रास रूट लेवल के क्लस्टर हमारे साथ जुड़े हैं वो उसको फॉलो करेंगे। हम बीच बीच में आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके सवाल जो भी होंगे कृपया हमें भेजते रहें। तो आप सबका आभार, सबका धन्यवाद पुनः, और हमारी सबकी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन।